गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिषेक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि परमाणु की खोज किसने की थी, उसके जो मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज किसने की और कैसे की, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास में कुछ परमाणु स्पीसीज बताई थी आपको, जैसे समस्थानिक, समभारिक, आइसोस्टीयर्स, आइसोडायफर्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये और अल्फा कण, बीटा कण, उन कणों पर क्या आवेश होता है, कैसे उनका उत्सर्जन होता है। आज हम उन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले दिए थे, आज उनको सॉल्व कराता हूँ और एक दो नए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन दिया था आपको 18 आर्गन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। इन दोनों में आपको क्या बताना था, न्यूट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, ये सभी आपको बताने थे इन दोनों में। तो देखिए अब हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन। आर्गन 18 आर्गन 14 मैंने बताया था किसी भी परमाणु को किस रूप में लिखा जाता है, ZXA। अब कंपेयर करो, यहाँ पर Z बराबर क्या होगा 18, मतलब परमाणु क्रमांक 18। पर जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी उतनी होती है, इसलिए प्रोटॉन्स की संख्या भी 18। यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ पर A मतलब द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर कितनी है 14, A बराबर 14। अब यहाँ पर हमको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो आप जानते हो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान संख्या पता है, प्रोटॉन की संख्या पता है, तो आप न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल 18 प्लस n, n बराबर क्या आ जाएगा 22। ये क्या आ गई आपकी न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई। अब देखिए सेम एज इट इज हम किसको देखेंगे, 7 नाइट्रोजन 14, इसमें भी इसी से कंपेयर करो। Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर 7, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 7। यहाँ पर A, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है 14। आपको पता है A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से हम न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। A बराबर क्या दिया हुआ है आपको 14, प्रोटॉनों की संख्या 7, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो n बराबर क्या जाएगा 7। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने किया था और ऑलमोस्ट का सभी का क्या था, सही था। तो देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, जो आप सभी ने किया, अच्छी बात है, ऐसे ट्राई करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CO2 और NO2+, और इसमें मैंने पूछा था कि ये दोनों मॉलिक्यूल आइसोस्टीयर्स हैं या नहीं हैं। आपको बताना है आइसोस्टीयर्स। पहले बात तो इन दोनों को आइसोस्टीयर्स देखने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आइसोस्टीयर्स होते क्या है। जब तक परिभाषाएं याद नहीं होंगी तब तक आप कैसे निकालोगे। तो आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है। क्या कहलाएंगे आपके, आइसोस्टीयर्स कहलाएंगे। अब देखिए आइसोस्टीयर्स कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो अणु में, यहाँ पर एक तो CO2 है, एक है आपका NO2+। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या देखिए, पहले सबसे पहले ध्यान रखना, परमाणु संख्या नहीं बोली है, परमाणुओं की संख्या बोली है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है, लेकिन परमाणुओं की संख्या मतलब इसमें कितने परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या। CO2 में कितने परमाणु हैं, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, टोटल 3। NO2+, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, कितने परमाणु, टोटल 3। अब देखो हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और मैंने बोला जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, उतनी ही होती है। जब कार्बन के पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है
Z बराबर 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 8, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 8। अब यहाँ पर देखो एक तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो एक तो कार्बन है, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, टोटल कर दो, टोटल कितना आ जाएगा 22। 6 + 14 कितना आ जाएगा 22। इधर देखो NO2 प्लस, यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8। नाइट्रोजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, टोटल कितने आएंगे 23। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो ये आइसोस्फीयर्स नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज और दे रखी है प्लस का साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लस का साइन क्या बताता है, मैंने आपको बताया था यदि कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, और यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज आता है। और आपको पता है जब ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कितने पॉजिटिव हैं 1 पॉजिटिव है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 22। अब देखो CO2 और NO2 प्लस दोनों में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22, इधर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22, दोनों तरफ 22 हो गए। अब यहाँ पर देखो ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, वो क्या कहलाएंगे आइसोस्फीयर्स। अतः CO2 और NO2 प्लस एक दूसरे के क्या होंगे आइसोस्फीयर्स होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण 2 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो निम्न में से कौन सी स्पीसीज बनेगी। सबसे पहले ध्यान रखना आपको वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देखना, एक बार ट्राई करना, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देखना। ऐसा मत करना कि सर ने बता दिया तो हम ट्राई ना करें, तो पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करना उसके बाद देखना। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने तो आपको बहुत सारी स्पीसीज लिखाई है, 3 तो ये दे ही रखी है, आइसोस्फीयर्स लिखाई है, आइसोडायाफर्स लिखाई है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखाई है, तो आपके पास तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन आपको बतानी है इन तीनों में से होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी परमाणु ले लेते हैं और उसमें से अल्फा कण निकाल लेते हैं और 2 बीटा कण निकाल लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके परमाणु क्रमांक में क्या चेंज आया है, द्रव्यमान संख्या में क्या चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि ये समभारिक होंगे या समस्थानिक होंगे या सम न्यूट्रॉनिक होंगे। देखिए हमने कोई परमाणु ले लिया X और आपको पता है परमाणु को इस प्रकार ही प्रदर्शित करते हैं। इस परमाणु के नाभिक से क्या निकल रहा है, एक तो अल्फा कण निकल रहे हैं और 2 बीटा कण। एक अल्फा कण मतलब 2He4, ये होता है आपका अल्फा कण, एक ही निकल रहा है तो एक ही लिख दिया हमने अल्फा कण, प्लस 2 बीटा कण निकल रहे हैं। 2 बीटा कण क्या होते हैं, बीटा कण आपके -E0 प्लस -E0। अब ये दोनों क्या है आपके बीटा कण, ये क्या है आपके बीटा कण। तो हमको यही तो निकालने थे, एक तो अल्फा कण निकालना था, 2 बीटा कण निकालने थे। अब आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम, कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल होने चाहिए तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वो यहाँ
ये आपका पूरा मिला के, और यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वो पूरी एज इट इज इस साइड होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप, आपका परमाणु x में इधर देखो 2, इधर -1 और -1, ये टोटल मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 0। जब ये टोटल 0 हो जाएगा तो ये इस z पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये z एज इट इज। यहाँ पर देखो a में से ये तो 0, लेकिन यहाँ से ये 4 ग्राम निकल चुका है। जब 4 ग्राम निकल चुका है तो हमको इसमें से तो 4 ग्राम घटाना पड़ेगा ना, तो a-4 ये क्या बना है आपका zx a-4। अब यहाँ पर देखो इन दोनों परमाणुओं को कंपेयर करो। मैंने बोला है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण 2 बीटा कणों को निकाल दिया जाए तो कौन सी स्पीशीज बनेगी। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग। तो ऐसी स्पीशीज जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी समस्थानिक। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट इसमें कि आप तक आपने पढ़ी है इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ ली, प्रोटॉन की खोज पढ़ ली, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस त्रिविम अवस्था में पाए जाते हैं, इनको बताने के लिए कुछ मॉडल दिए गए थे जिनको कहा जाता है परमाणु संरचना के मॉडल या परमाणु मॉडल। सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो दिया था डाल्टन ने, उसके बाद जे थॉमसन ने, उसके बाद रदरफोर्ड, नील्स बोर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, और आज तक वही क्वांटम यांत्रिकी मॉडल चला आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने बोला था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। डाल्टन ने क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि उससे जब तक उसने परमाणु की खोज की थी तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो किसने क्या बोला, परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य इसने दूसरी बात क्या बोली थी कि इसमें धनावेश और ऋणावेश परमाणु के अपरमाणु कण होते हैं। दूसरी बात क्या बोली थी कि जो पॉजिटिव आवेश है और नेगेटिव आवेश है परमाणु के अपरमाणु कण होते हैं। अब इसने कुछ नहीं बताया कि पॉजिटिव कहाँ पाए जा रहे हैं, नेगेटिव कहाँ पाए जा रहे हैं, सिर्फ इसने ये 2 लाइन बोल दी और अपना मॉडल दे दिया। तो अब जे थॉमसन आए थे इसके आगे, जे थॉमसन ने बताया था कि आपको पता है जब तक किसी भी मॉडल में कमी नहीं निकलती कोई नया आविष्कार नहीं होता। जब तक पहले वाले में कमी नहीं निकलेगी जब तक नया आविष्कार नहीं होगा। तो इसमें उसने कमी क्या बताई थी कि ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव आवेश की स्थिति को क्या नहीं कर पाया, डिफाइन नहीं कर पाया कि पॉजिटिव आवेश कहाँ है और नेगेटिव आवेश कहाँ है। तो सेकंड नंबर पर जो आपके साइंटिस्ट आए थे वो आए थे जे थॉमसन।
थॉमसन परमाणु मॉडल। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? रेजिन मॉडल। और इसे क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल और तरबूज मॉडल। देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम थॉमसन मॉडल पढ़ रहे थे। थॉमसन मॉडल को मैंने आपको बताया था, जैसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, रेजिन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है, ध्यान रखना, जिसमें मिठाई के बीच में बीज पाए जाते हैं, उस मिठाई को तो बोलते हैं प्लम, और जो बीज पाए जाते हैं उसके अंदर वो होती है पुडिंग। तो थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था? थॉमसन मॉडल ने बताया था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण होते हैं। क्या बोला था थॉमसन ने? कि जो परमाणु होता है बहुत ही सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण होते हैं, मतलब इन पर, परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कणों से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कणों से मिलकर बना होता है। तो और फिर आगे क्या बात बताई थी इसने? कि परमाणु का समस्त धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है, और इसमें ऋणावेशित कण उसी तरह धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। देखो इस वाले चित्र को देखो, आपको पता है तरबूज जो होता है, तरबूज के अंदर रेड रेड कलर का गुदा पाया जाता है। अब रेड रेड कलर का जो गुदा होता है उसके अंदर ब्लैक कलर के बीज धसे हुए रहते हैं। तो उसने ये रेड रेड कलर को क्या बता दिया था? कि ये धनावेश है, और धनावेश को इसने कंपेयर किससे किया था? प्लम से या तरबूज के गुदे से। और ऋणावेश को कंपेयर किससे किया था? पुडिंग या तरबूज के बीजों से। इसलिए इस मॉडल का नाम क्या हो गया था? प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। तो ये क्या है? थॉमसन मॉडल के अभिग्रहित या स्टेटमेंट, कथन बोल सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि थॉमसन मॉडल ने क्या बताया, तो आपको क्या लिखना है? ये लिखना है कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म विद्युत उदासीन गोलाकार कण है, जो नेगेटिव पॉजिटिव कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त धनावेश एक समान रूप से फैला रहता है, इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसी तरह धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने धनावेश यूज क्यों किया है? क्योंकि तब तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, कोई बता नहीं पाया था कि प्रोटॉन है ये धनावेश। वो तो बाद में पता चला था, गोल्डस्टीन ने बाद में एक्सपेरिमेंट किया था, तब नाम लेते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ पर समस्त धनावेश क्या है? एक प्रकार का आवेश ही है, उसने कोई नाम नहीं लिया ये प्रोटॉन है या कुछ और है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब थॉमसन मॉडल आपने सुना होगा कि जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, आपस के एक दूसरे के आवेश को खत्म कर देते हैं। यही चीज थॉमसन नहीं बता पाया कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आवेश है ये स्वतंत्र रूप से कैसे रह रहा है। आपको पता है यहाँ पर इसने बता दिया कि ये धनावेश फैला हुआ है, यहाँ पर ऋणावेश है इसके अंदर, तो ये अपने आप में अस्तित्व कैसे रख रहे हैं? ऐसे अस्तित्व भी नहीं रख सकते कि धनावेश और ऋणावेश ऐसे रह जाएं और इनके मध्य कोई क्रिया ना हो या ये एक दूसरे के आवेश को समाप्त ना करें। तो इसकी कमी भी क्या रही थी? थॉमसन मॉडल की कमी, सबसे बड़ी कमी थी कि यह धनावेश और ऋणावेश स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो हम क्या बोलेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन व धनावेश स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यह इसकी व्याख्या नहीं कर सका।
पहली कमी थी इसकी। दूसरी कमी क्या थी कि यह परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका या स्पेक्ट्रम को नहीं बता सका। ये दो कमियां थी। अब आपको पता है जब इस मॉडल में कमी निकली है तो कोई नया साइंटिस्ट आएगा और नया साइंटिस्ट अपना नया मॉडल देगा। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने से पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसे कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, या हम ये बोलते हैं स्वर्ण पत्र प्रयोग। दोनों में से कुछ भी नाम दे देते हैं, जिसके द्वारा किसकी खोज हुई थी? नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। तो नेक्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसमें क्या किया था रदरफोर्ड ने? एक कांच का बॉक्स लिया था, उसके अंदर अल्फा कण स्रोत उसने क्या लिया था? रेडियम। ऐसा स्रोत लेना जिससे अल्फा कण निकले। यदि आपने ऐसा स्रोत ले लिया जिससे अल्फा कण नहीं निकल रहे तो ये प्रयोग कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसने क्या किया था? अल्फा कण स्रोत लिए थे। अल्फा कण स्रोत से जब अल्फा कण निकलते हैं तो उसको उन अल्फा कणों को उसने एक स्लिट से गुजारा था और स्लिट से गुजारकर ये क्या है आपकी सोने की पतली झिल्ली, थिन लेयर ऑफ गोल्ड, सोने की पतली झिल्ली पर क्या किया था? स्ट्राइक किया था या डाला था। जब ये अल्फा कण इस सोने की पतली झिल्ली पर क्या होते हैं? टकराते हैं। तो टकराने के बाद हम देखते हैं कि इससे हमें कुछ प्रेक्षण मिलते हैं। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण होते हैं कि हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करने पर हमें क्या दिख रहा है? तो प्रयोग करने पर हमें क्या दिखता है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। और वो पता कैसे चलता है कि सीधे निकल गए? जब यहाँ से सोने की पतली झिल्ली से सीधे निकल जाते हैं तो पीछे एक क्या लगी हुई होती है? जेडन स्क्रीन लगी होती है। ये इससे टकराते हैं और यहाँ पर हमको क्या मिलती है? प्रतिदीप्ति मिलती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं? सीधे निकल जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ अल्फा कण क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से और वो अलग अलग एंगल बनाकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित मतलब सपोज ये सीधे आए और टकराकर इधर चले गए तो ये होते हैं प्रकीर्णन, कि किसी एक निश्चित कोण से क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। और बहुत कम अल्फा कण मतलब 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर एज इट इज क्या हो जाता है? वापस आ जाता है, बिल्कुल वापस आ जाता है। तो ये जो अल्फा कण होता है इसी के द्वारा हम पता करते हैं कि परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण ये जो अल्फा कण है अपने जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग पर क्या हो गया? वापस आ गया। कि इस मार्ग से तो गया था और इसी मार्ग पर क्या हो गया? वापस आ गया। ऐसा होता क्यों है? मैंने आपको अल्फा कण पढ़ाए थे, तब मैंने बोला था कि अल्फा कण होते क्या है? द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। और यहाँ पर भी कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। और आपको पता है समान प्रकार के जब आवेश होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। इस प्रतिकर्षण के कारण ये अपने ही पथ पर वापस क्या हो जाता है? 180 डिग्री के कोण पर वापस आ जाता है। यदि ऐसा होता कि यहाँ पर नेगेटिव आवेश होता, नेगेटिव आवेश के कारण तो ये इसी में समाहित हो जाता, लेकिन ये कैसा है? पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश के कारण ये वापस इसी पथ पर क्या हो जाता है? आ जाता है। तो इस और ये विभिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। तो विक्षेपित कणों की संख्या और विक्षेपण कोण में कुछ संबंध बताए थे। तो इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है कि जो आपके विक्षेपित कणों की संख्या जो होती है 1/sin⁴ θ/2 के प्रोपोर्शनल होती है।
इसका मतलब होता है आईएमपी का मतलब इम्पोर्टेंट और एमपीआर का मतलब होता है मुझे तो रट लो। तो ध्यान रखना, ये आपको संबंध याद होना चाहिए। अब इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले थे कुछ। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष क्या निकाले थे? अब आपको पता है कि कुछ अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। दूसरा, कुछ अल्फा कण स्वर्ण बन्नी से टकराकर विचलित हो जाते हैं। मतलब विचलन कब आता है? जब समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होगा, तभी तो विचलन आएगा। तो उसने बताया कि जो परमाणु में धनावेश होता है वो अत्यंत सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है। वो किसमें उपस्थित हो जाता है? अत्यंत सूक्ष्म भाग में। क्योंकि यदि सिर्फ इसी जगह धनावेश है तो इधर से गुजरने वाले जितने भी अल्फा कण होंगे वो सभी ZN स्क्रीन पर क्या होंगे? आपतित होंगे, और जिससे हमें प्रतिदीप्ति मिलती है। इसलिए तो बोला था इसने कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खाली होता है। उसके बाद दूसरा क्या बोला था? टकराकर विचलित हो जाते हैं, मतलब कुछ फिक्स जगह ही होगी जहां से टकराकर विचलित हुए। मतलब फिर क्या बोला रदरफोर्ड ने? इसका निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म भाग में धनावेश उपस्थित होता है। और उस अत्यंत सूक्ष्म भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया था? नाभिक। क्या नाम दिया था? नाभिक। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? नाभिक की खोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाभिक की खोज बोल सकते हैं। अब देखिए, इसने बताया था रदरफोर्ड ने कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। परमाणु कैसा है? विद्युत उदासीन कण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, क्या बोला था इसने? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसे कौन सा मॉडल भी कहा जाता है? ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। तो हम इसके परिणाम लिख सकते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष में फर्स्ट यही है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? रिक्त होता है। अधिकांश भाग रिक्त। दूसरा, परमाणु में धनावेश अत्यंत सूक्ष्म भाग में पाया जाता है। अत्यंत सूक्ष्म भाग में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। जिसे क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे। ये तो है इसके अल्फा कण विकिरण प्रयोग। इसी में इसने क्या दिया था? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में इसने क्या बताया था? परमाणु कैसा कण है? विद्युत उदासीन कण। परमाणु कैसा कण है? विद्युत उदासीन कण, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है? समान होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर। किसकी तरह? जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसका नाम और क्या होता है? ग्रहीय मॉडल। आज हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम इसकी कमियां देखेंगे और नए मॉडल्स को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।